नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने यूपी आरवीएनएल के क्वेश्चन सीरीज का सेकेंड पार्ट लेके आ रहे हैं। यूपी आरवीएनएल का 2016 का पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 कर चुके हैं। 16 क्वेश्चन का एक पार्ट हो चुका है। 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम सब लोग 6-7 या 4-5 पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज सेकेंड पार्ट है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग सॉल्व करें, हर कोई सीखें और सब लोगों में शेयर करते रहें। मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप वीडियो को पहुंचाएं, हर कोई इसको सीखे और जाने कि पेपर में किस तरह के कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो यूपी आरवीएनएल का ये सेकेंड पार्ट सीरीज होगा और आगे हम कराएंगे। इसके लिए आप सब लोग अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोगों में वीडियोज को शेयर करते रहिए, कमेंट्स करिए खूब ढेर सारा, लाइक भी, आप सब लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। ठीक है, हम टेलीग्राम चैनल्स पे भी हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो जो भी है आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सीरीज को हम सब लोग डिस्कस करते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुका है, 17वां क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डाउटफुल होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा डाउटफुल होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस जो है उसमें ज्यादातर बुक में आपको जो फार्मूला मिलेगा वो इसी बेसिस पर आंसर किया गया है, पर सही क्या है वो आप समझ सकेंगे अभी थोड़ी देर बाद। द मिनिमम स्पीड ऑफ इंजन एट फुल लोड कंडीशन, कोई भी इंजन है जिसको जब उस पर मैक्सिमम फुल लोड होगा उस समय क्या होगा कि मिनिमम स्पीड होगी। जब फुल लोड होगा तो स्पीड क्या होगी, मिनिमम। और जब लोड जीरो होगा, कोई लोड नहीं होगा, इंजन स्टार्ट कर दिए, कोई लोड नहीं है, उससे कोई भी आपने मशीन ज्वाइन नहीं किया, तो जब आपके पास कोई लोड नहीं होगा उस समय स्पीड मैक्सिमम होगी। तो मिनिमम स्पीड ऑफ एन इंजन एट फुल लोड कंडीशन एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ एन इंजन एट नो लोड कंडीशन इज 245 आरपीएम और फिर 255 आरपीएम रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, फुल लोड कंडीशन पर मिनिमम स्पीड है और वो मिनिमम स्पीड कितनी है, 245 आरपीएम। फुल लोड कंडीशन पे मिनिमम स्पीड है, उस समय स्पीड क्या है, मिनिमम है, और कितना है, 245 आरपीएम। और नो लोड कंडीशन पर, कोई लोड नहीं है, नो लोड कंडीशन पर आपका क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि उस समय कोई लोड नहीं है, मैक्सिमम स्पीड है और वो कितना है, 255 आरपीएम। बात समझ में आ रही? तो फुल लोड कंडीशन में मिनिमम स्पीड 245 आरपीएम, नो लोड कंडीशन पर मैक्सिमम स्पीड और क्या है, 255 आरपीएम। द सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर, देखिए गवर्नर के सेंसिटिव होने का क्या तात्पर्य है, जैसे लोड बदले, लोड बदलने के कारण स्पीड में बदलाव होना तय है। आप खुद सोचिए, अगर इंजन पर खूब हाईवी लोड होगा, बहुत ज्यादा लोड होगा, और इंजन पे लोड क्या, कोई भार थोड़े होगा, इंजन को किसी मशीनरी से कनेक्ट कर रहे होंगे, उस मशीनरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो इंजन उसको सप्लाई कर पाएगा कि नहीं, उस समय ओवरलोड होगा। जैसे मान लीजिए इंजन को आपने सरसों पेरने वाली मशीन से कनेक्ट किया और सरसों की फीडिंग ज्यादा कर दी, उस समय लोड बढ़ गया। अब जब लोड बढ़ गया तो स्पीड इंजन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लोड घट जाएगा, इन केस मान लीजिए आपने कोई फीडिंग नहीं किया, कोई अटैचमेंट नहीं किया, जब लोड कोई अटैचमेंट नहीं किया उस समय कोई लोड नहीं, इंजन आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब यही स्पीड में होने वाले फ्लक्चुएशन को, स्पीड में लोड परिवर्तन के कारण स्पीड में होने वाले फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना ही गवर्नर का काम है। वो भी कैसे, फ्यूल सप्लाई को रेगुलेट करके, फ्यूल सप्लाई को रेगुलेट। तो जब कोई लोड ना हो उस समय स्पीड तो मैक्सिमम होगी, तब आपके इंजन सोचेगा कि अरे भैया, आपका गवर्नर सोचेगा अरे नहीं, थोड़ी स्पीड कम होनी चाहिए, तो फ्यूल सप्लाई को कट करने की कोशिश करेगा। जब फुल लोड होगा उस समय फ्यूल सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो गवर्नर सेंसिटिव समझ पा रहे हैं, सुग्राही होने का कि जो उसका फंक्शन है उसके प्रति वो सचेत रहे। तो गवर्नर के सेंसिटिव होने का मतलब कि जितना कम स्पीड बदले उतने में ही कंट्रोल कर ले जाए, और स्पीड में परिवर्तन होने ना दे, फ्यूल सप्लाई में रेगुलेशन करता रहे।
तो एक्चुअल में जितना कम रेंज होगा, जितने कम रेंज में वो सेंस कर लेगा, सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। सेंसिटिविटी आपके गवर्नर की सेंसिटिविटी रेंज ऑफ स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पर जनरली जो सेंसिटिवनेस होता है, जनरली, इसलिए इसको हमने कराया, सेंसिटिवनेस जो होगा, सेंसिटिवनेस जनरली आपके मैक्सिमम बुक्स में आपको दिया रहेगा रेंज ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड, रेंज ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड, ये जनरली दिया रहेगा सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर। तो एक बात ध्यान रखिए, सेंसिटिवनेस रहे तो ये, सेंसिटिविटी रहे तो इसका जस्ट उल्टा, मीन स्पीड टू द रेंज ऑफ स्पीड। अब कुछ कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। सही क्या है? सही क्या है कि सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर इक्वल टू मीन स्पीड टू द रेंज ऑफ स्पीड, मीन स्पीड टू द रेंज ऑफ स्पीड। तो सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर जब कभी आए तो क्या कहेंगे? मीन स्पीड टू द रेंज ऑफ स्पीड। यहां पे ये चीज नहीं, तो रेंज ऑफ स्पीड देखेंगे 255 और 445। रेंज क्या है? तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम 255 और 245। और एवरेज क्या होगा? मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 10 और ये कितना आएगा? 250। अरे भाई 255 245, 255 प्लस 245 करोगे तो 4 कितना हो जाएगा? इसको इसमें 5 ले लो, 250 500 हो जाएगा ना। और 500 का आधा क्या होगा? 250, शून्य शून्य कट गया तो ये आएगा 0.04। कितना आएगा? 0.04। देखिए क्या किया, रेंज ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड 255 माइनस 245 अपान 255 प्लस 245 बाई 2, और ये आ गया 0.04। 0.04 का मतलब 4%। अरे भाई इसको परसेंटेज में अगर रिप्रेजेंट करें दशमलव को तो 4% हुआ। 4% की इसकी सेंसिटिवनेस है। बात सही, सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला है, ये सही भी है। रेंज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना कम रेंज उतना ज्यादा सेंसिटिव। ठीक है, तो आप समझ पाए। ऐसे अगर कोई पूछे आइसोक्रोनस गवर्नर की सेंसिटिविटी क्या होगी, तो आइसोक्रोनस का मतलब ही है कि सेम स्पीड, आइसो मतलब सेम, क्रोनस मतलब स्पीड, सेम स्पीड मतलब रेंज 0 है, सेम स्पीड एट ऑल रेडियाई ऑफ द गवर्नर, सारे पोजीशन पर एक ही स्पीड हो। और जब स्पीड 1 होगी, रेंज 0 होगा, रेंज 0 होगा तो सेंसिटिविटी इनफाइनाइट होगी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आइसोक्रोनस गवर्नर क्या, तो आइसोक्रोनस गवर्नर की सेंसिटिविटी इनफाइनाइट होती है, आइसोक्रोनस गवर्नर का रेंज 0 होता है। ये ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा हाई, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, स्पीड बिना बदले हुए ही सारी पोजीशन पे पहुंच जाता है। बात समझ में आ रही? तो खैर ये आप समझ ले, यहाँ पे हमें थोड़ा आंसर के दृष्टिकोण और ज्यादातर बुक्स यही फॉलो भी करते हैं, रेंज ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड, सेंसिटिवनेस। अब एक ध्यान रखिए, सेंसिटिवनेस कहेगा तो ये फॉर्मूला, सेंसिटिविटी कहेगा तो ये फॉर्मूला, आप मार्क रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैमर मीन्स हथौड़ा जैसा ब्लू इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन बैरिज विथ। तो ध्यान रखिए, रेसिप्रोकेटिंग इंजन में हम सब लोग रेसिप्रोकेटिंग मास को क्या करते हैं? पार्शियली बैलेंस करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो मास है, यहाँ पे जो ये मास है, ये रेसिप्रोकेट कर रहा है, ये आपका रेसिप्रोकेट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकेट कर रहा है। रेसिप्रोकेटिंग मास को अगर हम कंप्लीट बैलेंस कर दें, अगर हम रेसिप्रोकेटिंग मास को कंप्लीट बैलेंस करें तो दूसरे डायरेक्शन में ही उतने ही मैग्नीट्यूड का, जैसे मान लीजिए इसमें हम अनबैलेंस का भी बैलेंसिंग कराएंगे डिटेल में तो समझ में आएगी। इसमें जो आपका इसका एक्सेलरेटिंग जो इनर्शिया फोर्स होता है, इनर्शिया फोर्स m इंटू ए ही होता है, बशर्ते एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेशन के क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन। तो m a क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई n। n
क्या है, L/R रेशियो। तो यहां से देखेंगे तो ये mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई n, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो इसकी तुलना मैग्नीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसका बहुत कम होगा, 1/n टाइम्स होगा। इसको प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स कहते हैं और इसको सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। तो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स आपका mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा होगा, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई n होगा। अब इसमें सेकेंडरी को तो हम इसलिए क्योंकि बाद में सोचेंगे बैलेंस करने के लिए, आइडियल तो ये है कि सब कुछ बैलेंस हो, लेकिन प्राइमरली इसका मैग्नीट्यूड, इसका इफेक्ट ज्यादा है तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा को बैलेंस करने के लिए हम इसके जस्ट अपोजिट एक मास लगाएंगे। जब मास लगाएंगे तो इसका एक कॉस कंपोनेंट तो आएगा और एक साइन कंपोनेंट भी आ जाएगा। अगर हम कॉस कंपोनेंट कंप्लीट बैलेंस कर भी दें तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम उतने ही मैग्नीट्यूड का एक दूसरा फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो हम कंप्लीट बैलेंसिंग इसलिए नहीं करते किसी सिंगल रेसिप्रोकेटिंग मास को। हाँ ठीक है, 6 सिलेंडर इंजन आपका कंप्लीट बैलेंस हो सकता है, ठीक है, तो कंप्लीट बैलेंस नहीं कर। अब ध्यान देखिए, लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अब इसको कुछ हम कम ही बैलेंस करेंगे तो इसका मान जो होगा वो CMR ओमेगा स्क्वायर, यहां जो बल लगेगा तो जो हम बैलेंस करेंगे वो कंप्लीट नहीं करेंगे, उसका कुछ C%, जनरली 2/3 बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंसिंग में और डिटेल में करेंगे। तो खैर लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग जो बचेगा वो होगा 1 - CMR ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा और परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन में होगा वो CMR ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अगर C1 ले लें 100% बैलेंस कर दें तो लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग तो बैलेंस होगा पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बैलेंस नहीं होगा। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स के मैक्सिमम मान, लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स के मैक्सिमम मान को हैमर ब्लो कहते हैं। तो हैमर ब्लो जो होगा यहां पर, हैमर ब्लो इस केस में अगर आप देखें तो क्या होगा, CMR ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम मान, क्योंकि साइन थीटा तो मैक्सिमम मान CMR ओमेगा स्क्वायर। लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स के मैक्सिमम मान को हैमर ब्लो कहते हैं। तो हैमर ब्लो यहां पे क्या है, हैमर ब्लो अगर आप देखें तो वह स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हैमर ब्लो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, हैमर ब्लो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो रोटेशनल स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान रखिए, इसको कॉपी कर लीजिए। हैमर ब्लो क्या होता है, लाइन ऑफ स्ट्रोक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम अनबैलेंस प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स को हैमर ब्लो कहते हैं। कभी नीचे भी होगा, ये गोला ऊपर जाएगा तो ऊपर भी होगा, कभी बेट में जुड़ेगा कभी बेट से सबट्रैक्ट होगा, ये घूम के उधर भी तो जाएगा। जब ये उधर जाएगा तो उस समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर होगा, उस समय हैमर ब्लो ऊपर होगा। तो इसकी वजह से रेल के पटरियों पे कभी प्रेशर बढ़ता है और कभी प्रेशर घटता है। खैर हैमर ब्लो क्या होगा, स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। आगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे गए, कई एग्जाम में पूछा गया। तो देखिएगा, द रोटर ऑफ अ शिप विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। रोटर ऑफ अ शिप विद, रोटर जो है जैसे शिप है, मान लो आपका ये शिप है, इसके बाहर यहां पे जो रोटर ऐसे लगा हुआ ऐसे घूम रहा है। बाहर आप देखे होंगे ना, टाइटैनिक देखे होंगे, टाइटैनिक में बाहर की तरफ ब्लेड घूम रहा होता है। तो जो रोटर है, इस शिप का जो रोटर है, इसमें ढेर सारे ब्लेड्स ऐसे बने हैं, ठीक है। तो रोटर ऑफ अ शिप विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रोटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। रोटेशनल स्पीड इसकी, जो इसकी एंगुलर स्पीड इस रोटर की, इसको हम स्पिनिंग स्पीड कहेंगे। ये ऐसे स्पिन कर रहा है ना, यहीं पे ऐसे घूम रहा है, तो स्पिनिंग स्पीड इसकी कितनी दी है, 200 रेडियन पर सेकेंड। स्पिनिंग स्पीड इज, रोटेशनल स्पीड इज 200 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट विल बी द जायरोस्कोपिक कपल,
व्हाट विल बी द जायरोस्कोपिक कपल, जायरोस्कोपिक कपल क्या होगा व्हेन शिप टर्न्स टू लेफ्ट। ऐसे शिप जा रही थी, हम यहाँ खड़े थे, टाइटैनिक थे तो ये ऐसे शिप जा रही थी, अब हम लेफ्ट मुड़ गए। अब इसमें तीन चीजें होती है, तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये आपका शिप है, इसमें आप ऐसे स्टीयरिंग ये जो दाएं और बाएं मुड़ना ये क्या कहलाता है, स्टीयरिंग। दाएं या बाएं इसका मुड़ना, इधर की तरफ या इधर की तरफ मुड़ना ये क्या कहलाएगा, स्टीयरिंग। ऐसे ऊपर नीचे होना ये क्या कहलाएगा, पिचिंग। यही है शिप। तो ऐसे ऊपर नीचे होने लगे तो क्या होगा, पिचिंग। ऊपर या नीचे होना ये क्या कहलाएगा, पिचिंग। बात समझे, तो ये ऊपर नीचे होना ये आपका पिचिंग कहलाएगा। और इसी एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे दाएं बाएं ऐसे होना, मतलब इसके अबाउट ऐसे घूमना, जो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये ऊपर नीचे होना, ये ऐसे ऊपर नीचे होना पिचिंग है। और इसी में ऐसे इसी एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमते रहना, ऐसे 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 घूमना, ध्यान दीजिए ऐसे ऐसे। तो ये क्या कहलाएगा, रोलिंग। ये आपका कहलाएगा रोलिंग। अब रोलिंग में जो स्पिनिंग एक्सिस है वो कहीं नहीं जाएगा, रोलिंग में स्पिनिंग एक्सिस वहीं रहेगा। रोलिंग में आप देखिए स्पिनिंग एक्सिस है, तो ये रोलिंग में वहीं पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। रोलिंग में स्पिनिंग एक्सिस वहीं पर रहता है, स्पिन के रोटेशनल एक्सिस मोशन नहीं करता। तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन 0 होगा। लेकिन जब स्टीयर करेगा, जैसे इसके अबाउट स्पिनिंग एक्सिस तो यही है ना, जब ये ऐसे घूमेगा, तो जब ये ऐसे घूमेगा तो स्पिनिंग एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल थी ऐसे, वो भी घूम के ऐसे तिरछी हो जाएगी। इसके अबाउट स्पिन हो रहा है। स्पिनिंग एक्सिस अगर पहले सीधी थी तो जब ये घूमेगा तो ऐसे तिरछा इसके अबाउट ये स्पिन कर रहा होगा। तो ध्यान रखिए, जब कभी स्पिनिंग एक्सिस का भी मोशन हो, स्पिनिंग एक्सिस भी रोटेट कर रहे हो, तो उस समय जायरोस्कोपिक कपल आएगा। पिचिंग के केस में देखिए, तो ये स्पिनिंग एक्सिस इसका है, ये सोचिए इसका रॉड अगर कहीं गया तो हुआ मोशन। अब जब पिचिंग होगा तो ये ऐसे ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा, ये अगर पिचिंग होगा तो स्पिनिंग एक्सिस ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा, स्पिनिंग एक्सिस उस समय भी चेंज होगा, तो पिचिंग में भी जायरोस्कोपिक कपल आएगा। स्पिनिंग में आपका जो स्पिनिंग एक्सिस है वो ऊपर नीचे होगा, इसलिए इसमें भी जायरोस्कोपिक कपल आएगा। स्टीयरिंग के केस में भी जायरोस्कोपिक कपल आएगा, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल हुआ करता था वैसे घूम के ऐसे हो जाए। तो स्पिनिंग के केस में भी जायरोस्कोपिक कपल आएगा, पर रोलिंग के केस पे स्पिनिंग एक्सिस कहीं नहीं रहता, मतलब जैसे है वैसे ही रहता। तो रोल के केस में जायरोस्कोपिक कपल नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसलिए पूछा जाता है कि शिप में कौन सा मोशन डेंजरस है, तो पिचिंग आपके लिए डेंजरस है। अगर वही चीज आप बॉयंसी के कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो रोलिंग डेंजरस है, लेकिन आपको पिचिंग ही लगाना, क्योंकि जायरोस्कोपिक कपल का प्रभाव ज्यादा होता है। ये पूछा भी गया है कई बार कि शिप में कौन सा मोशन ज्यादा डेंजरस है, तो पिचिंग। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था, रोटर का शिप का मोमेंट ऑफ, मतलब जो शिप के रोटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दिया, रोटेशनल स्पीड 200 रेडियन पर सेकेंड है। और क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द जायरोस्कोपिक कपल शिप टर्न्स टू लेफ्ट। शिप जो है वो ऐसे बाएं मुड़ गया, शिप जो है ऐसे क्या हुआ, बाएं मुड़ गया, विद द रेडियस ऑफ 100 मीटर। ऐसे ट्रैक है ऐसे, जिसका रेडियस क्या है, 100 मीटर। ऐसे सीधे जा रहे थे ऐसे मुड़ेंगे, सीधे जा रहे थे एकदम ऐसे मुड़ गए, विद द रेडियस ऑफ 100 मीटर। स्पीड ऑफ क्या है, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो एक्सिस ऐसे सीधे थी वो ऐसे घूम गई, ऐसे तिरछी हो गई। बाहर इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में एक्सिस घूम गई, किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। रेडियस इसका क्या दिया है, 100 मीटर। तो आप सोचिए इसके रोटेट करने का, एक्सिस के रोटेट, जो ऐसे सीधे एक्सिस थी ऐसे तिरछी हो गई, इस एक्सिस के रोटेट करने का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इसी को हम बोलेंगे ओमेगा पी। और ओमेगा पी क्या होगा, वी बाई आर। इस एक्सिस के रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन कहलाता है। एक्सिस के, स्पिनिंग एक्सिस के
स्पिनिंग एक्सिस के रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी या प्रिसिशन कहलाता है। और जायरोस्कोपिक कपल जो होगा, जायरोस्कोपिक कपल, क्योंकि ये पूछा गया, इसका डेरिवेशन तो नहीं करा रहे हैं, लेकिन ध्यान दें, जायरोस्कोपिक कपल होगा आई ओमेगा पी। आई ओमेगा पी। क्या आई मालूम है? हाँ आई मालूम है। ओमेगा मालूम है? बिल्कुल मालूम। ओमेगा पी मालूम है? बिल्कुल मालूम है। तीनों चीजें, चारों चीजें मालूम है। तो अब जायज कोई कपल आसानी से निकाला जा सकता है। नोट कर लीजिए, फिर हम तो लोग इसके लिए आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जायज कोई कपल जो होगा वो आई ओमेगा पी होगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग करते हैं। तो जायज कोई कपल जो होगा, आई कितना दिया है 200, ओमेगा कितना दिया है 200, और ओमेगा पी क्या होगा वी बाई आर, बी क्या है 5/100। तो आई ओमेगा पी, और यही क्या होगा न्यूटन मीटर। 100 का ये 2 हो गया, 5 में 10 कितना आ गया 2000 न्यूटन मीटर। क्या आ गया 2000 न्यूटन मीटर। समझ में आया ना? तो जो ऐसे सीधा था, जब बाएं मुड़े तो ऐसे घूम गया एक्सिस, ये ऐसे घूमने के, रोटर जो ऐसे घूम रहा था वो रोटर अब ऐसे घूमने लगा। तो इसके घूमने का, इसके मतलब एक्सिस के घूमने का, स्पिनिंग एक्सिस के घूमने का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वही एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन है। रोलिंग के केस में एक्सिस कहीं जा ही नहीं रहा, एक्सिस वहीं सीधा ही रह गया रोलिंग के केस में। हाँ, पिचिंग के केस में एक्सिस ऊपर नीचे होने लगा। एक्सिस आपका क्या होने लगा? ऊपर नीचे। कौन सी एक्सिस? एक्सिस ऑफ स्पिनिंग। तो पिचिंग स्टीयरिंग डेंजरस होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आई ओमेगा पी। अगला क्वेश्चन, द सिस्टम इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेज, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेज विद टाइम एंड रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सक्सेसिव ऑसिलेशन। तो कोई भी ऐसा वाइब्रेटरी सिस्टम जिसमें क्या हो कि टाइम के साथ द एम्पलीट्यूड जैसे ऐसे गया, तो अगले टाइम के साथ उसका थोड़ा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो रहा, घट रहा हो। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन हर बार क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो। अभी देखिए ये एम्पलीट्यूड था, अगली बार ऐसे, और अब देखेंगे तो और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन घटता जा रहा है। क्या पूछा गया? द सिस्टम इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेज, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन घटता है, एंड रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सक्सेसिव ऑसिलेशन, दो क्रमागत ऑसिलेशन का, जैसे इसका मान लीजिए x0 और ये क्या है x1, तो x0 अपान x1 जो हो ये मान लीजिए x2 हो, वही क्या हो x1 अपान x2 हो, वही क्या हो x2 अपान x3 हो। तो दो क्रमागत ऑसिलेशंस का रेशियो क्या हो, एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या हो, कांस्टेंट हो, वही तो लिखा हुआ है। द सिस्टम इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेज विद टाइम एंड रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सक्सेसिव ऑसिलेशंस बीइंग कांस्टेंट, कांस्टेंट हो, इज नोन एज, तो क्या कहलाएगा, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। देखिए अनडैम्प्ड सिस्टम का मतलब फ्री वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड सिस्टम का मतलब क्या होगा, फ्री वाइब्रेशन। तो इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आपका कांस्टेंट रहेगा, इधर रखिए। अगला अंडर डैम्प्ड सिस्टम, तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम में एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन घटता है, लेकिन दो क्रमागत एम्पलीट्यूड का एक ही साइड में, एक ही साइड दो क्रमागत एम्पलीट्यूड का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहे। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम नॉन वाइब्रेटरी सिस्टम होता है। क्रिटिकली अगर डैम्प्ड सिस्टम हो तो वाइब्रेट नहीं करेगा, एक बार मीन से मैक्सिमम गया, मीन तक पहुंचने में ही टाइम लगाएगा, दूसरी तरफ वाइब्रेट नहीं करेगा। तो क्रिटिकली डैम्प्ड वाइब्रेटरी होता ही नहीं। ओवर डैम्प्ड सिस्टम भी वाइब्रेटरी नहीं होता, पर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का रिस्पॉन्स ओवर डैम्प्ड सिस्टम से थोड़ा फास्टर होता है, इसलिए जितने सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस होते हैं उसको हम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम बनाते हैं, जितने वेपन्स होते हैं। तो जनरली अंडर डैम्प्ड सिस्टम वाइब्रेटरी होता है, पर इसमें हर एक साइकिल में एम्पलीट्यूड घटता रहेगा, ये ध्यान रखिए। तो खैर यही पूछा गया, तो इसमें ऑप्शन कौन हो गया, बी पार्ट। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एम्पलीट्यूड ऑफ अंडर डैम्प्ड, टू कॉन्जिक्यूटिव एम्पलीट्यूड ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार एम्पलीट्यूड ऑफ अंडर डैम्प्ड वाइब्रेटरी सिस्टम इज गिवन बाय, तो ध्यान रखिए एक टर्म होता है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है,
नेचुरल लॉग ऑफ रेशियो ऑफ किसका रेशियो? रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एम्पलीट्यूड ऑफ अंडर डैम वाइब्रेटरी सिस्टम। तो कोई भी अंडर डैम वाइब्रेटरी सिस्टम है, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड घटता ही जाएगा, हर समय एम्पलीट्यूड क्या होगा? घटता जाएगा। तो ये x0 है, ये क्या है? x1 है, ये क्या है? x2 है, ऐसे अगले क्षण x3 आएगा और सब चीजें। तो दो लगातार x0 और x1 के रेशियो का लॉग ही लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कहलाता है। एक ही साइड के, दोनों साइड नहीं, मीन पोजीशन से एक ही साइड के दो लगातार एम्पलीट्यूड के रेशियो का लॉग ही लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कहलाता है। मतलब किस रेशियो में लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हुआ है वही कहलाता है। तो x0 अपान x1 का लॉग ही लॉगरिथमिक क्या कहलाता है? डिक्रीमेंट। अब क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया द रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एम्पलीट्यूड, तो ये पूछा गया आपसे, ये क्वेश्चन मार्क है। तो आप क्या कहेंगे कि x0 अपान x1 इक्वल टू e टू द पावर डेल्टा। डेल्टा क्या है? लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट दिया भी है। तो x0 अपान x1 इक्वल टू e टू द पावर डेल्टा। अगर किन्हीं तीसरे और किसी का पूछते तो ये अब 3 डेल्टा 4 डेल्टा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, पर वो पूछा जाता कि दो लगातार नहीं, पहले और तीसरे का, पहले x0 का और x2 का रेशियो पूछते तो 2 डेल्टा आता, e टू द पावर 2 डेल्टा आता। ये ध्यान रखिए। खैर किन्हीं दो लगातार का ही पूछा है तो e टू द पावर डेल्टा। बात समझ में आ रही? वाइब्रेशंस भी और डिटेल में कराएं, पर ये समझ में आ रहा होगा अगर आप पढ़ें। नेक्स्ट, अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस 50 न्यूटन पर mm। किसी एक स्प्रिंग की स्टिफनेस क्या है? 50 न्यूटन पर mm इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ सेकेंड स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस। ये K1 है, एक सेकेंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस क्या है? 100 न्यूटन पर mm। तो एक कोई स्प्रिंग थी, ये किसी दूसरे स्प्रिंग के टॉप पर ऐसे रख दी गई, माउंटेड, इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ, ये 1 है और ये 2 है, इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ सेकेंड स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस 100। तो इसका स्टिफनेस 100 है, इसका स्टिफनेस 50। व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ 500 न्यूटन। तो जब हम 500 न्यूटन लगाएंगे तो क्या डिफ्लेक्शन होगा? अब ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या सोचोगे? एक स्प्रिंग था, दूसरा स्प्रिंग उसके ऊपर जोड़ दिया गया, 500 न्यूटन का बल लगाया गया। अब कितना डिफ्लेक्शन होगा? तो भैया इस सिचुएशन में हम सब लोग इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालेंगे। इक्विवेलेंट स्टिफनेस, तो क्या हर कोई एक दूसरे सीरीज में जुड़ा है? हाँ बिल्कुल सीरीज में जुड़ा है। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस होता है 1/K1 प्लस 1/K2 होता है। सोचे ना, सीरीज में जुड़ा है 1/K1 प्लस 1/K2। तो यहां से आप देखेंगे 1/K इक्विवेलेंट जो होगा 1/50 प्लस 1/100। 1/50 प्लस 1/100 आप एलसीएम 50 ले लेंगे तो K इक्विवेलेंट क्या आएगा? K इक्विवेलेंट क्या आएगा? 50 इंटू 100, मतलब इसको आप 100 ले लीजिए तो 2/3, सॉरी 100, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम हमने लिया 100 आया, और उल्टा होगा ना तो 100 एलसीएम तो ये आएगा 3। क्या होगा? क्या होगा? स्टिफनेस न्यूटन पर mm। तो जो K इक्विवेलेंट जो होगा वो 100/3 न्यूटन पर mm। आप सॉल्व कर सकते हैं ना, 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। तो 1/K इक्विवेलेंट को जब आप रखे तो 100/3। अब डिफ्लेक्शन क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा फोर्स अपान K इक्विवेलेंट, फोर्स अपान K इक्विवेलेंट। तो डिफ्लेक्शन आप फोर्स कितना है? 500, K इक्विवेलेंट क्या है? 100/3, 3 ऊपर जाएगा तो ये क्या आएगा? 15 mm। कितना आसान था क्वेश्चन। K इक्विवेलेंट निकाल लिए, फोर्स अपान K इक्विवेलेंट कर दिए, तो आंसर कितना आ गया? 15 mm। बात समझ में आ रही ना? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से थोड़ा करें। और अगला, इफ द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच इज इंक्रीज्ड। ध्यान दीजिए, एक ड्रम है इसे बाहर की तरफ, ड्रम से कोई एक सैफ्ट जुड़ा हुआ है, ये ड्रम है इसे हॉलो ड्रम,
हॉलो ड्रम से हमारा पीछे वाला हाथ शाफ्ट जुड़ा हुआ और अंदर हमने यहां पर इस शाफ्ट से स्प्रिंग से जुड़ा हुआ ऐसे शू लगा रखा है। ये अलग शाफ्ट है। ड्रम के अंदर ये दूसरा शाफ्ट है अंदर, और बाहर ड्रम के दूसरा शाफ्ट है। इस ड्रम के बाहर पीछे की तरफ दूसरा शाफ्ट है और अंदर आपने दूसरा शाफ्ट ऐसे लगाया। अब इस सिचुएशन ड्रम ये है, ड्रम के अंदर ये शाफ्ट है। जब आप इसको घुमाओगे तो इस बॉल पर, इस पर शू पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो ये स्प्रिंग को खींचते हुए इस ड्रम से टकराने की कोशिश करें। तो ध्यान रखिए, जब आप इस शाफ्ट को घुमाओगे, जो अंदर की तरफ शाफ्ट है, जब आप इसको घुमाओगे, जब भी आप घुमाओगे, और भी शूज होते हैं, एक ही नहीं होता, पर हम एक समझाने की कोशिश, तो जब आप इसको घुमाओगे तो शू पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ये स्प्रिंग को खींच के बाहर जाना चाहेगा। बाहर कौन है? एक रिम की दीवार है। अब जब आप इसको खूब तेजी से घुमाइए, खूब तेजी से आगे गया, किस स्पीड पर उससे टकराएगा? तो ऐसी कोई स्पीड जो स्प्रिंग को मैनेज करते हुए बाहर खींच के ले गई हो। अब ध्यान दिए, अगर हम स्टिफनेस, इसका कड़ापन और बढ़ा दिए, इसकी स्टिफनेस और बढ़ा दिए, तो इसकी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इससे टकराएगा। तो वही क्वेश्चन है, इफ द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच इंक्रीज्ड, अगर हम स्टिफनेस स्प्रिंग की बढ़ा दें तो उस समय जो एंगेजमेंट स्पीड होगी, इससे जुड़ने की जो स्पीड होगी वो और ज्यादा होगी। तो क्या होगी? इंक्रीज ऑफ एंगेजमेंट स्पीड। नो चेंज नहीं भाई, जब स्टिफनेस, जब आप कड़ापन बढ़ाओगे तो उस समय और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके वो दीवार से टकराएगा। दीवार कौन है? रिम है। तो एंगेजमेंट स्पीड उस समय क्या होगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही? अगला क्वेश्चन, जनरल बेयरिंग वर्क्स, जनरल बेयरिंग स्लीप बेयरिंग एक तरीके से तो हाइड्रोडायनेमिक एक्शन पे कार्य करता है। जनरल बेयरिंग स्लीप बेयरिंग है भाई, बुश बेयरिंग है। पेडेस्टल बेयरिंग भी उसका अलग अलग यूज तरीके से हम पेडेस्टल बेयरिंग भी कहते हैं। आटा चक्की में बाहर की तरफ पेडेस्टल बेयरिंग देखे होंगे, हाफ हाफ पार्ट में होता है, दो हाफ हाफ पार्ट में ब्रॉस का बना होता है। तो जनरल बेयरिंग आपका है, ये एक शाफ्ट है, उसको रेडियल डायरेक्शन में सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं विद मिनिमम फ्रिक्शन। ये आगे शाफ्ट पता नहीं कितना बड़ा हो। अब इसमें ये जो है आपका जितना पोर्शन इसके अंदर है, शाफ्ट का जितना पोर्शन इस बेयरिंग के अंदर, बेयरिंग स्टेशनरी मेंबर है, ये बेयरिंग है, ये क्या है? बेयरिंग है। और ये इसको जितना पोर्शन, शाफ्ट बहुत बड़ा होता है लेकिन जितना पोर्शन अंदर होता है उसको जनरल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जनरल बोलते हैं। अब इस जनरल का कुछ लेंथ है, इसका कुछ क्या है? लेंथ, और इसका कुछ क्या है? डायमीटर। तो जनरल बेयरिंग के केस में जनरली L/D कितना होता है? तो ध्यान रखिए, जनरली L/D 1 to 3 होता है। L/D जनरली क्या होता है? एक्स, लेंथ जो होती है वो डायमीटर से 1 से 3 गुना ज्यादा होती है, 1 से 3। तो इसमें कोई ऑप्शन ए पूछा गया। जनरल बेयरिंग वर्क्स सैटिस्फैक्टरी, संतोषजनक कार्य करता है जब L/D रेशियो ऑफ, तो L/D रेशियो का जो रेंज, अब यहां तो यही सुटेबल है, जनरली 1 to 3 होता है, तो 1 to 2 यहां पे सही है। L क्या है? लेंथ ऑफ बेयरिंग, D क्या है? डायमीटर ऑफ जनरल, D क्या है? डायमीटर ऑफ जनरल। तो L/D रेशियो, अब इसमें दो बातें और नोट कर लिए। L/D अगर 1 हो तो इसको स्क्वायर बेयरिंग कहते हैं, पूछा गया कई बार। L/D अगर आपका 1 हो तो इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बेयरिंग। अगर L/D रेशियो आपका 1 से कम हो, लेंथ कम हो डायमीटर से, तो इसको शॉर्ट बेयरिंग कहते हैं। शॉर्ट बेयरिंग में फ्लूइड के, जो यहाँ पे फ्लूइड भरा गया है, उसके लीकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। L/D रेशियो अगर 1 है तो स्क्वायर बेयरिंग, L/D रेशियो 1 से कम है, मतलब लेंथ कम है डायमीटर से, शॉर्ट बेयरिंग कहेंगे। और अगर L/D रेशियो 1 से ज्यादा है तो इसको हम बोलेंगे लॉन्ग बेयरिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग बेयरिंग। अब जब आपका शॉर्ट बेयरिंग होता है उस समय हम इसको सिंपली सपोर्टेड बीम मान के एनालिसिस करते हैं, और जब आपका लॉन्ग बेयरिंग होता है तो फिक्स बीम मान के एनालिसिस करते हैं। दोनों तरफ क्या है कि लॉन्ग बेयरिंग लगे तो फिक्स
बीम मान लेंगे। जब शॉर्ट बेयरिंग्स लगे होंगे तो हम क्या मान लेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम। स्क्वायर बेयरिंग तो L/D रेशियो जनरली 1:3 होता है, इक्वल टू 1 हो, स्क्वायर 1 से कम हो, शॉर्ट बेयरिंग 1 से ज्यादा हो तो लॉन्ग बेयरिंग। तो 1:3 जनरली शॉर्ट बेयरिंग बहुत कम यूज करते हैं, तो हम 1:3 के आसपास लेते। ठीक है, अगला नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, पावर ट्रांसमिटेड बाय स्पर गियर। कोई एक स्पर गियर है, इसके ऊपर दांते बने हैं, इसके ऊपर क्या बने हैं, दांते। पावर ट्रांसमिटेड, पावर आपका है, पावर ट्रांसमिटेड बाय स्पर गियर बीइंग गिवन एज। देखिए यहां पर जो दांते बनी हुई हैं, इससे दूसरा टीथ आके टकराएगा, इससे दूसरा टीथ आके क्या करेगा, टकराएगा। जब दूसरा टीथ इससे टकराएगा, कोई भी दूसरा टीथ इससे टकराएगा तो क्या होगा जो टकराएगा वो ऐसे तिरछा फोर्स लगाएगा, जो भी टकराएगा वो क्या करेगा, तिरछा फोर्स लगाएगा, ऐसे तिरछा। अब इस तिरछे का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगा और एक रेडियल कंपोनेंट भी होगा। रेडियल कोई काम का नहीं, सिर्फ बेयरिंग पर लोड बढ़ाएगा, ये कोई काम का नहीं, ये सिर्फ क्या है, कोई काम का नहीं। और कोई काम का नहीं का मतलब ये क्या करेगा, बेयरिंग पर लोड बढ़ाएगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट ही आपका क्या है, यूजफुल है, यही गियर को घुमाने की कोशिश करे। अब कोई आपसे पूछे Ft क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, Fr क्या है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, N क्या है, रोटेशनल स्पीड, और D क्या है, पिच डायमीटर। अच्छा, पिच डायमीटर अगर D है तो ये D/2 होगा, ये D/2 होगा। तो अगर हम टॉर्क पूछें आपसे, मतलब सिंपल तरीके से अगर हम टॉर्क पूछें इसके अबाउट, तो टॉर्क आप क्या कहोगे, Ft इंटू D/2, Ft इंटू D/2, क्योंकि रेडियल कंपोनेंट से कोई काम नहीं होने वाला। अब कोई आपसे पूछे कि पावर क्या होता है, तो आप पावर कहोगे टॉर्क इंटू ओमेगा, पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा। टॉर्क क्या है, Ft इंटू D/2, Ft इंटू D/2, और ओमेगा क्या होगा, 2πn/60, 2πn/60, याद रहेगा ना। तो 2πn/60, 2 कट गया, यहां से क्या आ गया, πdn/60 इंटू Ft। Ft क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जो कि रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ रही, तो देखिए कितना आसान था। टॉर्क इसके अबाउट Ft इंटू D/2 कर दिए, T इंटू ओमेगा, Ft इंटू D/2 2πn/60, 2 कट गया, πdn/60 इंटू Ft, πdn/60 इंटू Ft। कौन सा आंसर, ए पार्ट। n यहां पर जो स्मॉल n है वो रोटेशनल स्पीड इन आरपीएम में होना चाहिए, ध्यान रखिए। अगर आरपीएस में होगा तो 60 नहीं आएगा, आरपीएस में होगा तो 60 नहीं होगा। तो n आपका क्या है, आरपीएम में स्पीड है। मार्क रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत आसान तरीके से किए जा सकते हैं, तो नोट करके रखिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टोटल नॉर्मल फोर्स, टोटल नॉर्मल फोर्स F एक्टिंग ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ डिस्क क्लच। कोई एक डिस्क क्लच है तो उसमें प्लेट्स होंगे और वो RI से RO तक, इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल लगा होगा। कहां तक, RI से RO तक, इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक फ्रिक्शन लाइनिंग मटेरियल इसमें क्या होगा, लगा होगा। द टोटल नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ डिस्क क्लच एज्यूमिंग, वर्ड बहुत ध्यान दीजिएगा, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरफेस प्रेशर। तो प्रेशर क्या मानना है, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी से लगाना भाई, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। और P इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। तो P इस केस में आप आता है कि नॉर्मल फोर्स, जो कि हम सब लोग जनरली W से दिखाते हैं, पाई RO स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर। अरे खुद सोचिए यार, P लोड एक्चुअली दाब दिए कितने पर, इतने पर एरिया पर, और यूनिफॉर्म प्रेशर है, तो क्या करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया ही तो प्रेशर होगा, फोर्स अपॉन एरिया ही तो प्रेशर होगा। फोर्स कितना है, F है, फोर्स कितना है, F है। एरिया कितना है आपका, एरिया होगा पाई RO स्क्वायर माइनस पाई RI स्क्वायर। एरिया कितना होगा, पाई RO स्क्वायर माइनस
पाई आर आई स्क्वायर। तो आपका फोर्स अपॉन एरिया जो होगा वो क्या होगा, प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया ही क्या कहलाएगा, प्रेशर। तो F अपॉन पाई आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, यही आपका प्रेशर होगा। खैर आपसे F पूछा गया था, तो F क्या होगा, P पाई P इंटू आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, पाई P इंटू आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। ठीक है, तो पाई P आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर पहला ऑप्शन हो गया आपका। ये क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया। ठीक है, और भी ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे आज के लेक्चर में भी, 10-12 क्वेश्चंस ही हो पाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए सॉल्व करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और लाइक करें। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक भी करें, कमेंट भी ढेर सारा करें, और सारे स्टूडेंट तक इसको फैलाएं, हर किसी को शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।